नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारतीय संविधान की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय संविधान की इस सीरीज में हम लोग एसएससी के जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएस के, वह 2025 के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे उनका हम स्टडी करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ये एसएससी द्वारा, चाहे सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, सभी एग्जामों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने इस सीरीज में रखा है। तो वन बाय वन करके हम सीरीज को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो कहीं कि अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाए तो आप बेहतर तरीके से आंसर मार्क कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, उसके बाद नंबर आप क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर हम संविधान की बात करें तो ये संविधान का जो खाका होता है, ये तैयार होने का जो वर्ष है 1773। 1773 यानी कि अगर आप बात करें कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर पूर्ण रूप से आधिपत्य जमा लिया। अब 1773 में अधिनियम ले आया जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए राजस्व संबंधी सभी मामले एवं दीवानी सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों को ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। कौन कौन से कार्य थे? वो राजस्व के मामले, दीवानी और सैन्य मामले में अगर कोई भी नियम वो बनाते हैं तो उसे ब्रिटिश सरकार को, उस कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को उसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा। इसके तहत जो कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करना, भारतीय लोगों से उपहार तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अच्छा, सबसे मेजर जो इसमें वर्क हुआ था वो 1774 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई एक, और वो कहाँ पर होती है? कोलकाता में। यह बंगाल में, कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसका जो अधिकार था, वो अधिकार क्षेत्र था, वह प्राथमिक तथा अपीलीय अधिकार उसको प्राप्त थे कि इन पर वह हियरिंग कर सकता था, सुनवाई कर सकता था। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया जो कि वहां के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाएगा। इसमें गवर्नर जनरल और 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल जो है उस कंपनी का मेन पावरफुल पर्सन होता था। 4 सदस्य उसके सबॉर्डिनेट होते थे उसकी हेल्प के लिए। 5 सदस्यीय कार्यकाल वाले ये सदस्य नागरिक सैन्य प्रशासन से संबंधित थे और इस मंडल के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे, यानी कि जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी वही जो फैसला होगा उसी को मान्य किया जाएगा। इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा हटाया जा सकता था। पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए वो कर्मचारी हैं जो इन कंपनियों की देख रेख करते हैं, यानी कि कंपनियों पर नियंत्रण करते हैं, कमान करते हैं। ये उनके द्वारा, अगर इन सदस्यों में से किसी को हटाना है तो केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसको हटाया जा सकता था। राजशाही तंत्र तब भी था और आज भी ये राजशाही तंत्र है। इसका कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, यानी कि ये लोग कानून बना के वहां के प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकते। किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है उसकी अनुमति लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा। जो उसके अधिकार क्षेत्र में थे उन सभी क्षेत्रों का वह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में विलियम फोर्ड प्रेसिडेंसी को असैनिक तथा सैन्य शासन अधिकार दिया गया और कुछ विशेष मामलों में उसे मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण ही करना था, यानी कि जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वह भी इसी के अधीन रह के ही काम करेगी। तो विशेष कर क्या इसमें ध्यान देना है
इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है बंगाल में। उसका जो अधिकार क्षेत्र था प्राथमिक तथा अपीलीय अधिकार क्षेत्र था। इसके लिए जो प्रशासन के लिए बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया और जिसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य नियुक्त किए जाते थे, यानी टोटल 5 होते थे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस। और अच्छा, एक चीज़ और सबसे खास बात कि इसमें जो जब ये नियम लाया गया तो ये कहा गया कि निजी व्यापार करना, भारतीय लोगों से उपहार लेना तथा रिश्वत लेने पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटिश सम्राट ने। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 1784 का आता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो ये क्या करता है कि 1773 में जो गलतियां हुई है, जो मिस्टेक्स हुए हैं, जो डेवलपमेंट के काम बहुत बेहतर तरीके से नहीं हुए, उनकी समीक्षा करेगा और फिर उन्हें पारित करने के लिए नई नई योजनाएं बनाएगा। इसलिए आता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे पारित किया गया। 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेज अधिकृत क्षेत्र का पूरा अधिकार दिया गया कि यानी कि जो अंग्रेजों ने अधिकार किया है, अधिकृत क्षेत्र है, उसको जाकर समीक्षा करें और उसके लिए एक नियंत्रक बोर्ड, कंट्रोलर बोर्ड की स्थापना की। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता था। यह जो है कंट्रोलिंग पावर थी इसके अंदर। ये पूरे जो ब्रिटिश के अधिकृत क्षेत्र थे, यानी अंग्रेजों द्वारा जो अधिकार के क्षेत्र थे, उस पर एक कंट्रोल करती। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी, यानी कि ब्रिटेन का जो सम्राट होता था वही इनके सदस्यों की नियुक्ति कर। इसमें बम्बई मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन कर दिए गए और भारत में जो कंपनी के अधिकृत प्रदेश को पहली बार एक नया नाम दिया गया, जिसे क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश पहली बार नाम कब दिया गया, तो आप कहेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। देसी राजाओं से युद्ध तथा उनसे संधि करने से पहले गवर्नर जनरल का कंपनी के डायरेक्टरों, जो कंपनी के डायरेक्टर बैठे हैं ब्रिटेन में, उनसे स्वीकृति लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी अनिवार्य था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। जितने भी अधिकारी थे उन पर जो मुकदमा चलाया जाएगा वह भारत में नहीं चलाया जाएगा, वह चलाया जाएगा कहाँ पर, इंग्लैंड में। के लिए एक न्यायालय की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल जाती है और गवर्नर जनरल को एक विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने, अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया। भाई, आपकी जो परिषद ने कोई रेजुलेशन लाया तो आप उसको, आपको अच्छा लगा तो आपने पास कर दिया, नहीं अच्छा लगा तो उसको रद्द कर दिया और इसमें संशोधन करके अपने निर्णय को लागू कर दिया। तो यह अधिकार था किसको, गवर्नर जनरल को। वह रद्द भी कर सकता है और निर्णय ले, जो उसका निर्णय रहेगा उसको लागू करने का उसको अधिकार भी था। इसके बाद आता है 1793 चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार बढ़ा दिए गए थे पहली बार, तो 1793। इस चीज को ध्यान में रखें। गवर्नर जनरल तथा जो गवर्नरों की परिषद के सदस्यों की योग्यता हेतु शर्त का प्रावधान किया गया कि भाई ये शर्त रहेगी और इसके आधार पर गवर्नर जनरल की परिषद में जितने भी सदस्य रहेंगे उनकी योग्यता एक निर्धारित की। सदस्यों में से कम 12 वर्ष तक वह भारत में रहने का अनुभव हो। और भारत में परिषद में सदस्य बन रहा है गवर्नर की,
तो कम से कम 12 वर्ष तक वह अनुभव प्राप्त किया हो, भारत के में रहा हो, किसी भी क्षेत्र में, यानी किसी भी पद पे रहा हो। व्यक्तिगत शासकों के जो व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई, यानी कि जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे वह विधि विधान से किए जाएंगे, ये नहीं कि मनमाने ढंग से किए जाएंगे। उसके लिए नियमों तथा लिखित विधियों की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जानी थी, कि जो न्यायालय द्वारा वर्णित है उसी को ही मान्य किया जाएगा, ना कि अपने द्वारा ही कोई रेगुलेशन ले आए, नियम बना दिया, कानून बना दिया, पास कर दिया, वो मान्य नहीं होगा। 1793 चार्टर एक्ट के बाद आता है 1813 चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। 1813 चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त, कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन इसमें एक और पेज छोड़ दिया गया कि उसका जो चीन का व्यापार था, चीन से जो व्यापार होता था, और चाय का जो व्यापार था, उसका अधिकार उन्हें दिया गया कि आप कर सकते हैं, या यह अधिकार यथावत बना रहा है। कंपनी को भारतीय राजस्व में से 10.5% यानी 10.5% का लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई, कि अब ये लाभ जो है 10.5% होगा। कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों के राजस्व राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, कि भाई 20 साल के और 20 साल के लिए आपको लाइसेंस रिन्यूअल करते हैं, आप इसके प्रशासन करिए और राजस्व नियंत्रण करिए। किंतु स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें से इन प्रदेशों में क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर क्राउन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, इसके प्रभुत्व पर कोई आंच आई, तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और ये 20 साल है, जैसे ही आप ऐसा गलत काम करेंगे तो आपको मतलब जो हमने अथॉरिटी दी थी उसको हम रद्द कर दें। तो नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित करते हुए उसका विस्तार भी कर दिया गया, कि भाई उनको विस्तृत और रूप से कर दिया गया। और क्या खास बात हुई कि ईसाई धर्म प्रवर्तकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया तथा उन्हें सुविधाएं भी दी गई। ब्रिटिश व्यापारियों, ध्यान में रखें, ब्रिटिश व्यापारियों और इंजीनियरों को भारत में आने रहने की अनुमति दी गई, ताकि वह ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और यहाँ पर अपने आधिपत्य को कायम रख सकें। लेकिन इनके लिए संचालन मंडल तथा नियंत्रक बोर्ड से लाइसेंस लेना उन्हें बहुत अनिवार्य था, कि बिना लाइसेंस के वो यहाँ नहीं आ सकते, पहले उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य रहता। अब उसके बाद आता है 1833 चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम कहता है कि अभी तक तो इन्होंने व्यापार पे को खत्म किया था, चीन और चाय का व्यापार था, लेकिन जैसे 1833 का अधिनियम आता है तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने की संबंधित जो कंपनी थी उनके अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान किया गया, कि अब इनके अधिकार को भी समाप्त कर दीजिए। अर्थात कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त हो गए। जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ध्यान में रखें इस टर्म को, कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। कब? 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां प्राप्त थी, नागरिक तथा सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई। मद्रास और मुंबई के गवर्नर की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई, क्योंकि भारत का जो गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल जो कानून बनाते थे उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, और ये पावर किसको दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को एक्ट यानी अधिनियम कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस अधिनियम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी
के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से वह उसके योग्य हो या वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप ये कहेंगे कि ये दूसरे रिलीजन का है, दूसरे धर्म का है, दूसरे वंश का है, या इसका रंग काला है, तो यह कंपनी में काम नहीं कर सकता। कर सकता है, वह उसकी योग्यता से ही वंचित कर सकते हैं। उसे उसके रंग, धर्म, जन जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा। अब क्या कहता है कि इस एक्ट के तहत जो सिविल सेवकों का चयन था, उसकी खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया। ध्यान में रखें, प्रयास केवल किया गया, यहां पर कहा गया प्रयास किया गया है। कब प्रयास किया गया? 1833 में। लेकिन लागू हो या नहीं हो, प्रयास करना तो अलग की बात, लागू होना अलग की बात। कहता है क्या कि जो, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए लॉर्ड मैकाले लॉर्ड मैकाले जो विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, एक विधि आयोग बना। लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और इस पूछता है प्रथम अध्यक्षता विधि आयोग की किसने की, तो वह होगा लॉर्ड मैकाले। कब किया? 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। इसने क्या किया कि भारत में दास प्रथा और गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, खत्म कर दिया। दासों को, ये दास कोई नहीं अपने यहाँ रख सकता है, दास प्रथा का एकदम पूर्णतः विरोध कर दिया, खत्म कर दिया। गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जिसके अनुसार 1833 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। कब किया गया? 1843 में। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत यहीं से मिलते हैं, जब आपका लॉर्ड मैकाले द्वारा विधि आयोग की स्थापना हुई। अब देखिए, आता है उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 यानी 1853। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य को परिषद में पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो कानूनी सदस्य होते थे, वो उस परिषद का पूर्णतः सदस्य बना दिया गया। पहली बार गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, जिसके कारण गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया जाता है, और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इस परिषद ने कार्य की वही प्रक्रिया अपनाई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती है। यानी कि उसी तरह से इन्होंने कार्य किया जो ब्रिटिश संसद के नियम कायदे कानून, उसी के आधार पर इन्होंने वह जो नई विधान परिषद का गठन किया, उसी के जो ब्रिटिश संसद में कार्यवाहियां होती है, उसी के आधार पर यहाँ पर भी कार्यवाहियां होगी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय व्यवस्था में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आप कहेंगे 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा को प्रतिपादित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती की खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और ये बार बार पूछा जाता है, कब सिविल सेवकों के चयन तथा भर्ती प्रतियोगिता के लिए, खुली प्रतियोगिता के लिए शुभारंभ किया गया? तो 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा इसको प्रारंभ किया। इस प्रकार यह सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति को नियुक्त किया गया। और इसके द्वारा भारतीय क्षेत्र में इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रहने का जो अधिकार था उसको दिया गया कि आप जो भी काम करेंगे वह ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश राजशाही, इंग्लैंड की राजशाही के अंतर्गत रह के ही काम करेंगे, यानी उसके अधीन ही रहेंगे। कंपनी के भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे
तब तक उनके लिए कंपनी के अधीन रहने की अनुमति दी गई। अगर कंपनी को लगता है कि ये अब कंपनी के लिए बहुत बेहतर नहीं है, तो वह उसको हटा सकती थी। वह यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, जब तक संसद चाहे। अगर संसद चाहती है कि ये कंपनी के लिए बेहतर नहीं है, तो उसको हटा देगी, उसमें आप कोई आपत्ति नहीं कर सकते। इसके बाद आता है 1858। अब ध्यान में रहे कि 1857 की क्रांति हुई, इसी में 1853 चार्टर एक्ट के लास्ट में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद 1858 आता है। 1858 में चार्टर एक्ट अधिनियम आता है। अब यहाँ से सारी चीजें पूरी बदलती हुई नजर आएगी आपको। 1857 की क्रांति के जो शासकों द्वारा असंतोष था, वह नीतियां एकदम उजागर कर दी गई, जिसमें ब्रिटिश संसद को कंपनी के शासन को अपने हाथों में लेने का बहाना मिल गया कि अब भाई कंपनी यहाँ देख रेख नहीं कर पा रही, अब ब्रिटिश क्राउन ही करेगा। यानी ब्रिटिश जो संसद है वह डायरेक्ट इस पर नियंत्रण रखेगी। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का शासन जो है ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया, और इस अधिनियम के जो नियंत्रण बोर्ड था और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया? नियंत्रक बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड तथा डायरेक्टर कंपनी के जो थे यानी कि निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, और भारत में द्वैध शासन प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से, यानी कि जो ब्रिटिश ताज है उसकी ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था। यानी कि उसके लिए एक भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा, जो इंग्लैंड में होगा। वह पूरा नियंत्रण करेगा इसको, पूरे भारत को। और इसकी जो सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, और इसको कहा गया भारत परिषद। यानी कि उसको भारत परिषद नाम दिया गया, भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत राज्य सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्य की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को था, तथा शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर्स को दे दिया गया। यानी कि जो भारत में कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वहां अपने अन्य 8 सदस्यों को वह अपनी अनुमति के अनुसार से जैसा भी उनकी योग्यता समझे रख सकते हैं, लेकिन 7 सदस्य कौन नियुक्त करेगा? ये ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त होंगे। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था में से संबंधित मामलों पर भारत राज्य सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था, और भारत के गवर्नर जनरल को भारत राज्य सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। क्योंकि भारत राज्य सचिव पूरा वीटो पावर था, कहाँ पर बैठा? इंग्लैंड में। तो यहाँ पर जो गवर्नर की नियुक्ति हुई, जो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा, उसको कंट्रोल में किसने रखा है? भारत राज्य सचिव ने। और भारत राज्य सचिव के जो आदेश होंगे वो मानने के लिए बाध्य होगा। भारत राज्य सचिव की परिषद एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। 1858 के कानून का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को सुधार करना था, और इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार के अधीक्षण और उसके नियंत्रण हो सकता था। इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल भारत के क्राउन को प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन था, और उसी के उसका ही रिप्रेजेंट करता था यहाँ पर। तो अगर उसके सम्राट के ताज के जो नीचे रह के काम कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका नाम जो चेंज कर दिया गया गवर्नर से, तो वायसराय की उपाधि दी गई। वायसराय के रूप में यहाँ पर काम करेगा। लॉर्ड कैनिन भारत के प्रथम वायसराय बने, और अब संरक्षण ताज परिषद भारत राज्य सचिव तथा भारतीय अधिकारियों में बट गया। उसके बाद आता है 1861 भारतीय परिषद अधिनियम।
क्या आता है 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत में जो है भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई, मंत्रियों के चयन किया गया, एक मंत्रिमंडल बनाया गया और इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, जो भी तक यानी कि अनन्य रूप से सरकारी अधिकारियों का एक समूह थी। क्या थी? सरकारी अधिकारियों का एक समूह थी। अब विधान परिषद के रूप में विधायी कार्य करेगी, विधान परिषद और विधायी कार्य करेगी, यानी विधान परिषद के रूप में विधायी कार्य करेगी और इसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 के अतिरिक्त मनोनीत सदस्य का प्रावधान किया गया। कम से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी जो शक्ति वह विधि निर्माण तक सीमित होती थी। ये विधि निर्माण कर सकते थे। ये सदस्य किसी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं था, यानी कि प्रशासन द्वारा कार्य किए जाएंगे उन पर कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते, उनकी आलोचना भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये कहता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को नियुक्त किया अपनी परिषद में। पहले थे बनारस के राजा और दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। चुनाव नहीं किया गया, मनोनीत किया गया। जब कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ जो वहाँ सुप्रीम होता है, वह किसी व्यक्ति को एक अ, मादक उपाधि देकर किसी स्थान पर, किसी पद पर प्रतिष्ठित करता है, तो उसको कहा जाता है कि वह मनोनीत कर रहा है। वह चयन होकर नहीं आया, वह किसी के द्वारा प्रसाद प्रयत्न उस पद पर आसीन हुआ। तो वायसराय को विधानसभा के भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति थी कि जो चाहे वायसराय वह किसी भी भारतीय को अपने विधान परिषद में, विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति थी, वह कर सकता था। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वायसराय को कुछ विशेषाधिकार तथा आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कुछ दिया गया, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ अधिकार दिया गया कि विशेष स्थिति में आपातकाल भी लागू कर सकते हैं, कोई अध्यादेश है उसको भी जारी कर सकते हैं। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार सब विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने जो शक्ति थी वह वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। उसके बाद आता है 1892 भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था है, उसमें अतिरिक्त सदस्य 10 से 16 तक किए जाने की व्यवस्था की गई और इसमें कम से कम 40% सदस्यों को गैर सरकारी होना जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 सदस्य हैं, तो इसमें 4 सदस्य इसके गैर सरकारी होंगे, 6 सदस्य सरकारी होंगे। तो 40% जो है गैर सरकारी होना बहुत जरूरी था। साथ ही विधि निर्मात्री संस्था को प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार सीमित रूप से प्राप्त हो गया। ध्यान में रखें कि यह बार बार आपसे पूछा जाता है कौन से हर अधिनियम के तहत भारतीयों को निर्मात्री सभा को, विधि निर्मात्री सभा को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में यह अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन सीमित था, बहुत लिमिटेड था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष तथा सीमित चुनाव प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 में अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। इन सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्तियां प्रदान की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1889 से 1891 तक अधिवेशनों को स्वीकार के एवं प्रस्तावों को प्रभावित कर को पारित किया। इसके बाद आता है 1900
9 मार्ले मिंटो सुधार, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, मार्ले मिंटो जो सुधार था, तो मार्ले क्या थे, ये सचिव थे और मिंटो वहां के वायसराय। भारत के तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो। 1909 में भारत परिषद अधिनियम को लागू किया। जब भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ, तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया गया कि अब ये जो हमारा अधिपत्य क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसमें संख्याओं को भी बढ़ाया जाए। तो उसके आधार पर उन्होंने निर्वाचित सदस्यों की जो संख्याएं थी उसमें भी वृद्धि किया। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ के 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों के नामांकित एवं बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। स्थानीय निकायों के निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। इसका निर्वाचन करती थी ये विधान परिषद के सदस्यों का। कौन से विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन, के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों एवं का निर्वाचन करते थे। इस प्रकार अगर सभी निर्वाचित सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, तो निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने गए। पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया, यानी कि जो पहली बार इसमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, अब 1909 में। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। आपसे कभी कभी पूछेगा कि कौन से अधिनियम के तहत मुसलमानों को सबसे पहले प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई, तो वह 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो इसको ध्यान रखें। इसे केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की जो कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में तो प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त हुए का नाम था सत्येंद्र प्रताप सिन्हा को नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के विचार विमर्श के कृत्यों में वृद्धि हुई और इससे इन्हें यह अवसर दिया गया कि ये बजट एवं लोकहित के किसी विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सके। सशस्त्र बल, विदेश संबंध, देशी रियासत जैसे कुछ विनिर्दिष्ट विषय इससे बाहर रखे गए। इस पर जो अधिकार होता था वो भारत के राज्य सचिव का था और वायसराय का था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 आता है और ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो रिफॉर्म अभी तक एक आपने पढ़ा 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, और दूसरा क्या आता है 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो 10 साल के बाद आता है ये। और एक क्या आता है कि ये जो पीछे की जो जितने भी नियम है, जब कानून बने, जितने भी योजनाएं चली है, उनमें क्या रिफॉर्म करना, उनमें क्या बदलाव करना है, उसके आधार पर भारतीय परिषद अधिनियम 10 साल के बाद आता है। भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एस मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार की घोषणा को कार्य रूप देने का कार्य सौंपा गया, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने इनको नियुक्त की और इनकी जो सिफारिशों को अधिनियम के अंतर्गत विधिक रूप से प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार
अब इन्होंने क्या क्या प्रावधान किए। अब ये इसमें पहला प्रावधान ये बता रहे हैं कि प्रांतीय सरकार ने द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ। आपसे कई बार पूछेगा द्वैध शासन प्रणाली का जो आरंभ हुआ था ये कब हुआ था, कौन से भारतीय परिषद अधिनियम, तो 1919। इस प्रणाली के जन्मदाता सर सर अ, लियोनेल लियोनेल कार्टिस थे। सर लियोनेल कार्टिस इसके प्रथम जन्मदाता थे, यानी कि इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारी परिषद को दो भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी जो सदस्य थे, और दूसरे भाग में गवर्नर तथा उसके मंत्रिमंडल। पहले में क्या थी, उसकी कार्यकारिणी सदस्य थे, दूसरे में उसके मंत्रिमंडल। अब मतलब कि प्रांतीय को दो भागों में विभाजित किया गया, एक था आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन, प्रशासन, उद्योग, कृषि, आबकारी इत्यादि सम्मिलित थे। आरक्षित विषयों का जो शासन था, शासक जो कंट्रोलिंग था, वह गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के परामर्श से तथा हस्तांतरित विषयों की अगर बात करें तो हस्तांतरित विषयों का विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के परामर्श से करता था। इसके जो हस्तांतरित विषय थे, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। दोहरी ये द्वैध शासन व्यवस्था, आई होप कि ये चीज समझे होंगे कि यहाँ पर दो विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। अब आरक्षित विषय जो थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म थे, यानी सैनिक, अर्थव्यवस्था, कानून, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई और खनिज संसाधन, प्रशासन, उद्योग, कृषि, आबकारी, ये जो इंपॉर्टेंट विषय थे वह इसमें रखे गए आरक्षित में। बाकी अन्य चीजों में हस्तांतरित कर दिए गए, हस्तांतरित को रखा गया। तो इसमें हस्तांतरित वाले में भारतीय जो मंत्री थे उनके परामर्श पे गवर्नर करता था इसको, इन विषयों पर विशेष ध्यान देता था। हालांकि इस व्यवस्था से काफी हद तक असफल रहा कि यह व्यवस्था बहुत ज्यादा चली नहीं, क्योंकि इसमें से द्वैध शासन प्रणाली में सबसे प्रबल कौन थी, आरक्षित। आरक्षित विषय में भाई जो कार्यकारी इसकी परिषद है गवर्नर की, वह अपना नियम बनाएगी और उसमें भारतीय आप कुछ कर नहीं सकते। और जो हस्तांतरित था वो ऐसे लल्लू पंजू वाले जितने भी और विषय थे वो थे, तो उसमें विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। तो यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों के उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव तथा वायसराय की आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे। यानी कि आरक्षित विषयों में कौन हस्तक्षेप करेगा, भारत राज्य सचिव तथा गवर्नर। किंतु हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था, जबकि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई तथा मताधिकार में वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया। अर्थात सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तृत कर दिया गया। साथ ही पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो आपसे पूछेगा कई बार कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्रदान किया गया, तो आप सीधे कहेंगे कि ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत इसको दिया गया। कब, 1919 में। और नहीं तो आपसे ये पूछेगा, भारत परिषद अधिनियम ये दे देगा
इस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो 1919 में भारत परिषद अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। चलिए, प्रांतीय व्यवस्थापिका की सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति आवश्यक थी। गवर्नर को प्रस्तावों को अस्वीकार करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार था तथा व्यवस्थापिका की जो सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु गवर्नर आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता था। यह उसके स्वविवेक पर निर्भर करता था। प्रांतीय परिषद को इस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद की संज्ञा दी गई। प्रांतीय परिषद को विधान परिषद की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सरकार की अनुमति जो अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था यथावत बनी रही। वायसराय के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वायसराय कार्य करता था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। वायसराय की कार्यकारिणी की 8 सदस्य में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए, जिन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, उद्योग विभाग सौंपा गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सरकार की अनुमति जो अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था यथावत बनी रही। वायसराय, अच्छा इसको फिर से हमने कर दिया क्या, वायसराय के जो 8 सदस्य थे उसमें 3 भारतीय थे, जिसमें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य व्यवस्था, उद्योग आदि को सौंपा गया था। जो व्यवस्थापिका के सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे और स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते थे तथा बजट को अस्वीकार करते थे, परंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना पारित किया जा सकता था। इस कानून में लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया तथा भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की अस्थायी समितियों जैसे वित्त समिति, लोक लेखा समिति की नियुक्ति की गई और एक लोकसभा आयोग का गठन किया गया। एक लोकसभा आयोग का गठन किया गया कब? 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधान सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया वर्ष 1861 से प्रारंभ हुई और इसका अंतिम चरण 1935 था। भारत शासन अधिनियम भारतीय संसद द्वारा अगस्त 1935 को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया। इसमें सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों सहित सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। वो चाहे यहाँ सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते थे। रियासत के प्रतिनिधित्व में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली जो रियासतें संघ में सम्मिलित हो। 2 शर्तें थी इनके लिए। पहली तो ये, रियासत के जो प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें संघ में सम्मिलित हो और रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में सम्मिलित हो। अब नोट में क्या कहता है कि जिन शर्तों पर इन सभी रियासतों को संघ में सम्मिलित होना था उनका उल्लेख एक पत्र में किया जाना था। चूंकि ऐसा नहीं हो सका, इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया तथा 1946 तक केंद्र सरकार भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार ही चलती रही। यानी भारत शासन अधिनियम में जो चल रहा था प्रावधान था उसी के आधार पर चलता रहा। कब तक? 1946 तक, जब तक भारत आजाद
नहीं हुआ। इस अधिनियम में वायसराय समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। वह किसी भी रेजोल्यूशन को ला सकता था, पास कर सकता, वह स्वविवेक से कोई भी रेजोल्यूशन को रद्द कर सकता था, उसको अपने विवेक से पास करने की उसको पूरी छूट। तो वह क्या था, सेंटर बिंदु था, वो सेंटर पॉइंट था। प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में जो उसकी कार्यकारी परिषद थी, जो गवर्नर की, वायसराय की, वह इस पर कार्य करती थी, और जो मंत्रिपरिषद थी वह हस्तांतरित पर कार्य करती थी। आरक्षित विषयों के देश विदेश मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक मामले, जिसका प्रशासन वायसराय की कार्यकारी परिषदों द्वारा उसकी सलाह पर करना था, और कार्यकारी परिषद केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों में वे सभी अन्य विषय सम्मिलित थे जो आरक्षित विषयों में सम्मिलित नहीं थे। इन विषयों में प्रशासन वायसराय को उन मंत्रियों की सलाह से करना था जिनका निर्वाचन व्यवस्था द्वारा किया गया था। ये मंत्री केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इन्हें त्यागपत्र देना अनिवार्य होता था। जो देश की वित्तीय स्थिरता, भारतीय साख की रक्षा, भारत या उसके किसी भी भाग में शांति की रक्षा, अल्पसंख्यकों जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, और सरकारी सेवकों उसके उनके आश्रितों की रक्षा, अंग्रेज तथा बर्मी यानी कि बर्मी को यहाँ बर्मा के रूप में जानते हैं, जो म्यांमार आज के जो आप जान रहे हैं म्यांमार के रूप में है, वो वस्तु का विरुद्ध किसी भेदभाव को उसकी रक्षा, भारतीय राजाओं के हितों तथा सम्मान की रक्षा तथा उसके निजी विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा इत्यादि के संबंध में वायसराय को व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार था। यानी कि इन सभी पर वायसराय अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त कर सकता था, उसको निर्णय लेकर उसको इम्प्लीमेंट करा सकता था, उसको लागू करा सकता था। तो संसदीय विधानमंडल व्यवस्थापिका द्विसदनी थी, जिसमें राज्य परिषद, उच्च सदन और संघीय सभा निम्न सदन थी, जो कि अभी आप लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जानते हैं। लोकसभा निम्न सभा है और राज्यसभा उच्च सदन है। राज्य परिषद एक अस्थायी सदन था और इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात चुने जाने थे और इनकी अधिकतम सदस्य संख्या 260 होनी थी। इसमें से 156 प्रांतों से चुने जाते थे, 156 प्रांतों से चुने जाते थे, और अधिकतम 104 रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले होते थे, जिन्हें संबंध राजाओं को मनोनीत करना था, और संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का? संघीय सभा का जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था। इनके सदस्यों में 250 प्रांतों तथा अधिकाधिक 125 सदस्य जो सदस्य थे वो रियासतों के होने थे। रियासतों के जो सदस्य संबंध राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे कि जो रियासत का सदस्य आएगा वह राजा द्वारा मनोनीत किया जाएगा कि आप वहां पर सदस्य रहेंगे। फिर यहाँ पर वायसराय का विवेकाधिकार था, वह उसको रखता था। जबकि ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जाने थे। इस अधिनियम के अंतर्गत साधारण प्रचलन विपरीत एक विचित्र व्यवस्था थी कि उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाए। निम्न सदन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो। इसी प्रकार से राजाओं को उच्च सदन के 40% तथा निम्न सदन के 33% सदस्य को मनोनीत करने थे। यानी कि राजाओं द्वारा इतने ही सदस्य मनोनीत करने थे, उच्च सदन में 40% और निम्न सदन में 33%। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या क्या प्रावधान इंपॉर्टेंट है? समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में, केंद्रीय सूची में आपका 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में आपका 36 विषय के रूप में किया गया। और ये जो शक्तियां थी
ये शक्तियां वायसराय को प्राप्त, यानी कि इसमें कोई भी संशोधन वो वायसराय कर सकता था। संघीय सभा के सदस्यों द्वारा मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता था। धर्म जात पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को आगे भी जारी रहने देने की व्यवस्था की गई। धर्म जाति पर आधारित जितने भी निर्वाचन है उसको आगे इसी तरह स्टैंड करने की व्यवस्था की गई कि इस पे धर्म जाति के आधार पर भी जो है आगे की तरफ जो व्यवस्था बनाई गई वह इनके धर्म और जाति के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था बनाई गई। संघीय बजट का 75% भाग 75% भाग ऐसा होता था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। प्रांतों को स्वसत्ता प्रदान कर दी गई। अब प्रांतों को स्वसत्ता एवं पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार भी दिया गया और प्रांतों को भारत सचिव तथा वायसराय के आला कमान वाले आदेश यानी कि जो आदेश भारत सचिव या वायसराय द्वारा प्राप्त हो वह आला कमान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया और इस प्रकार वे प्रत्यक्ष तथा सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए। प्रांतों को स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां एवं संसाधन दिए गए और प्रांतीय सरकारें अपने स्वयं की साख पर धन उधार ले सकती थी, यानी कि स्वयं के ऊपर वो धन उधार ले सकती थी। और गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर प्रांत के ताज का मनोनीत प्रतिनिधित्व होता था, यानी वहां पर एक प्रतिनिधि ताज का होता था। जो भी वहां पर जो प्रांत थे उन प्रांतों में एक पर्सन जो गवर्नर होता था, वहां का जो एक पर्सन नियुक्त किया जाता था वह किसके द्वारा मनोनीत किया जाता था? गवर्नर ताज का मनोनीत करता था, यानी ताज को रिप्रेजेंट करता था वो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट को। जो महामहिम ताज इसमें जब ये क्राउन को रिप्रेजेंट करता था तो महामहिम ताज क्राउन की ओर से इस समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता था। इसके अलावा जो केंद्र में द्वैध शासन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार दलित जातियों, महिलाओं, मजदूरों तक किया गया। मताधिकार का विस्तार, संघीय न्यायालय की स्थापना इत्यादि का प्रावधान किया गया। अब आता है आपका इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। अब यहां तक आपने देखा कि ये आपका भारत शासन अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम है वह पूरे अभी जितने भी नियम बन रहे हैं आईपीसी सीआरपीसी लगभग आप 60% के एबव पाएंगे कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था 1935 उसकी पूरी झलक यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगी। इसी के आधार पर आज नियम कायदे कानून जो भी चल रहे हैं। अब इटली की घोषणा होती है कि 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट और एटली थे। क्लेमेंट एटली द्वारा एक घोषणा होती है। उन्होंने कहा 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। इस तिथि तक संविधान नहीं बन सका तो उस स्थिति में ब्रिटिश सम्राट की सरकार यह विचार करेगी कि निश्चित तिथि को ब्रिटिश जो शासित भारत की केंद्रीय सरकार की सत्ता किसको सौंपी जाए। क्या ब्रिटिश भारत की जो केंद्रीय सरकार की किसी भी रूप को अथवा तो कुछ भागों में वर्तमान प्रांतीय सरकारों को अथवा किसी अन्य ढंग से जो भी सर्वाधिक न्याय संगत तथा भारतीयों के सर्वाधिक हित में हो सत्ता दी जाएगी, यानी कि जो उसमें जो मोस्ट बेस्ट होगा, सबसे ज्यादा अत्यधिक बेहतर होगा, उसी को सत्ता प्रदान की जाएगी, उसी पर विचार करके सत्ता दी जाएगी। इस सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को वास्तविक रूप देने के लिए लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय
नियुक्त किया गया। अंतरिम सरकार का फिर गठन होता है 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की गठन की घोषणा की गई और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशफाक अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सी एच भाभा शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल नहीं हुए। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना के जो फेवर में थे वो शामिल नहीं हुए। हालांकि इनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया कि ये कभी भी शामिल हो सकते हैं। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल करके प्रारंभ में लिए गए 3 सदस्यों को यानी सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सर सफात अहमद खां को परिषद से बाहर कर दिया गया। अंतिम सरकार जो अंतरिम सरकार थी उसमें शामिल होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग के अनुपस्थिति में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर किया गया और मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध भी किया और अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। एक नया देश बनाने के लिए प्रखर मांग की कि एक नया देश बने भारत से टूटकर पाकिस्तान के रूप। राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय राजनीतिक दलों को आपसी मतभेद संविधान सभा के कार्यों की योजनाबद्ध तरीके से बाधा डालते हैं और इस राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए 30 जून 1948 तक राज सत्ता भारत के जिम्मेदार लोगों को सौंप दी जाएगी। अब आता है एकदम लास्ट माउंटबेटन की जो योजना थी उसको इम्प्लीमेंट करने की। देश में सांप्रदायिक हिंसा, गृह युद्ध की स्थिति की तीव्रता को देखते हुए 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ एक योजना तैयार की गई जिसमें माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, माउंटबेटन योजना से आपसे पूछेगा कि भाई किससे तात्पर्य था, तो भारत और पाकिस्तान बंटवारे से ज्यादा अहम भूमिका इसमें इन्होंने निभाया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये उस समय भारत के वायसराय थे। तो इन योजना का जो नाम दिया गया माउंटबेटन योजना के नाम से इसको जाना जाता था। इस योजना के अंतर्गत हस्तांतरण प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा दोनों मुख्य संप्रदायों का समायोजन करने के लिए देश को 2 भागों यानी भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित करने का परामर्श दिया गया। योजना की मुख्य बातें इस प्रकार थी कि बंगाल और पंजाब के प्रांतीय विधान सभाओं को कहा जाए कि वे 2 भागों में विभाजित हो गए हो और एक भाग में मुस्लिम बहुमत वाले जिले के प्रतिनिधित्व होंगे और दूसरे भाग में शेष प्रांत के होंगे। दोनों भागों के सदस्य पृथक रूप से बैठकर इस बात के लिए मतदान देंगे कि क्या उस प्रांत का विभाजन किया जाए। यदि दोनों के साधारण बहुमत से विभाजन के पक्ष में निर्णय होता है तो प्रत्येक विधानसभा का वह भाग उस क्षेत्रों के बारे में जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है निर्णय करेगा कि क्या वह विद्यमान विधानसभा में सम्मिलित होगा अथवा पृथक संविधान सभा में। तो उपयुक्त योजना के आधार पर दोनों प्रांतों पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल
वाले जितने भी क्षेत्र थे उनके प्रतिनिधियों ने विभाजन के लिए नए पाकिस्तान में सम्मिलित होने का पक्ष किया यानी मतदान किया और पश्चिमी सीमांत प्रांत सिलहट में जनमत पाकिस्तान के पक्ष में गया और 26 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। इसके द्वारा की गई, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। अब आता है लास्ट में आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि भारत अब आजाद हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को योजना पर दोनों समुदायों द्वारा सहमति प्रदान करने के उपरांत ब्रिटिश संसद ने उक्त योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप तैयार किया और इस विधेयक को ब्रिटिश संसद द्वारा बहुमत से पारित करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम स्थापित किया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। लॉर्ड माउंटबेटन के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश संसद की भारत में प्रभुसत्ता समाप्त हो गई और डोमिनियन व्यवस्थापिका प्रभुत्व संपन्न बन गई। वायसराय तथा प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बन गए तथा ब्रिटिश सम्राट की देशी राज्यों पर सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति के साथ ही उनके भारत के सम्राट की उपाधि समाप्त हो गई। यानी कि जो भारत के सम्राट कहे जाते थे वह उनकी उपाधि को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक दो जो है स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्यों का निर्माण का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा की गई प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से हैं। 15 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे जो भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे। बंगाल तथा पंजाब में दो प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित तथा सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, असम, सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। कौन कौन सा? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, असम, सिलहट ये जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। भारत में ब्रिटिश क्राउन की सरकार का उत्तरदायित्व भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन का अधिराजत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत के दो संप्रभुत्व अधिराज्यों का गठन किया गया। अब ध्यान रखें कि 14 तारीख किसका है? पाकिस्तान का स्थापना दिवस और 15 अगस्त को भारत का। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट चीजें आपके समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग जो इस पे क्वेश्चन है उसको करेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कई बार रिपीट हैं और रिपीटेड क्वेश्चन जहाँ जहाँ पर आपको वो चीज़ समझा, जहाँ मार्क किया कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, जब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो उस पर विशेष तौर पे ध्यान देने की बात है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे आपके एग्जाम में स्कोरिंग को बूस्टअप करने में। तो आई होप कि ये बेहतर लगा होगा सेशन। नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।